आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुश आमदीद कहता हूँ और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है सर। बरतानिया में ठंड पड़ रही है, अमेरिका में भी बहुत ठंड है। मौसम सर कैसा है? सर ठंड तो हर जगह है, ठंड का मौसम है और ठंड भी एंजॉय करनी चाहिए, बस जरा बच के रहे तो बाकी खैरियत है। ठंड भी मजे की होती है। लेकिन सर इस सर्दी के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत हो या अब तो अदालती जो फैसले हैं, सर उन्होंने भी काफ़ी गर्मा गर्मी इस वक्त पाकिस्तान में है, हम देख रहे हैं। और एक फ़ैसला आपको याद होगा जो आया था जस्टिस काजी फ़ायज़ अहलिया सरीन ईसा के हवाले से, उसका सर तफसीली फ़ैसला आ गया है। और इस फ़ैसले की पर तफसील से तो हम बात करेंगे, जो तफसीली फ़ैसले पर तफसील से बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर आपने भी इस फ़ैसले को देखा, पढ़ा। मेरा सर डिटेल में जाने से पहले एक सिर्फ सवाल है, व्हाट द फर्स्ट इम्प्रेशन यू हैव आफ्टर दिस जजमेंट? ये जो डिटेल आई है, आम पाकिस्तानी क्या सोचता है कि जजेस जो हैं वो, उनसे नहीं पूछा जा सकता उनके बच्चों से कि ये जायदाद कहाँ से आई, लेकिन आम पाकिस्तानी से अब पूछें कि ये जायदाद कहाँ से आई, पैसा कैसे बनाया, उसे रोक के पूछा भी जाता है। फ़र्क है, आपको माशरा तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है, 22 करोड़ आवाम एक तरफ और जजेस एक तरफ। देखें, हमेशा से लोग पाकिस्तान में एक बड़ा जुमला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, होली काउज का। जी। और सब कहते हैं कि ये कोई होली काउ नहीं है, कोई होली काउ नहीं है, लेकिन जब भी वक्त आता है हर एक अपने आप को होली काउ समझता है और बाकी सबको वो समझता है कि ये आम लोग हैं और आम बाकी जो भी आप उनको नाम दे सकते हैं, लेकिन होली काउ सिर्फ हमें। इस जजमेंट के बाद मेरा पहला इंप्रेशन जो आप पूछ रहे हैं कि क्या है, ऑफिशियली लीगली सरकारी तौर पे हाईएस्ट बेंच से डिक्लेयर कर दिया गया है कि जी हम होली काउज सर्टिफाइड ऑफिशियली नोटराइज्ड होली काउज हैं। अब इसके बाद अब दूसरा पॉइंट आगे चलें कि एक तो ये इन्होंने अपने आप को तो डिक्लेयर कर लिया कि जी हम तो हैं। अच्छा, अब बाकी जिस इसका इम्प्लीकेशन, मोटी मोटी बात मैं कर रहा हूँ, अभी डिटेल में मैं आप पूछेंगे तो जरूर बात करेंगे। इसका एक इम्प्लीकेशन तो ये है कि जी एक इदारे ने जो समझता है कि जी हम ताकतवर हैं, उसने अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लिया। अब बाकी दूसरे इदारे जो हैं वो अब अपनी जरा वो कमर कस लें और देखें कि उनमें कितनी ताकत है कि वो भी अपने आप को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और उसमें सबसे बड़े, मेरा ख्याल है कहने की और पूछने की बात नहीं है, सबसे बड़ा जो इदारा है वो तो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट और फौज और बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे। तो वो तो समझते ही हैं कि जी हम ताकतवर हैं और हम हैं सबसे बड़े, तो हमें तो कोई किसी को छेड़ना ही नहीं चाहिए, यानी हमारी तरफ से देखने नहीं चाहिए। और वो अब यानी ये कहने की बात है, यानी आमतौर पे ये होता है कि यही समझा जाता है, लेकिन क्योंकि एक इदारे ने ऑफिशियली सर्टिफाइड नोटराइज्ड होली काउ बन गए, तो अब दूसरे इदारे भी शायद ये कोशिश करें कि जी हम भी अब ऑफिशियली अपने आप को इस एग्जाम कर लें। तो फिर पीछे रह जाएंगे आपके गवर्नमेंट वाले, वो कहेंगे जी हम सौतेले हैं क्या, या हम कहीं बाहर से आए, या हमें क्यों छोड़ा जा रहा है। तो ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है शायद, या खुलेगा, या अभी और आगे चल के ये इस पे बहस होगी कि ये पाकिस्तान में किस तरह इसको सस्टेन किया जा सकता है इस फैसले को। और उसका नतीजा फिर या तो ये कि आप सबको डिक्लेयर कर देंगे जी पाकिस्तान में कानून नहीं है और सब जो है वो काउज हैं, जो भी अब आप कहें जो भी है बस। अच्छा, तो कोई छेड़ नहीं सकता। मैं कल सर फरूक नसीम साहब ने जो बातें कही वो एक बतौर हुकूमती नुमाइंदे के नहीं कर रहे थे। उन्होंने खैर अपने दिल की भड़ास निकाली, बिल्कुल उसी तरह जैसा हम पाकिस्तानी ये सोच रहा है, जो इंतज़ार में लगा हुआ था, जिसके केसेस का फैसला नहीं होता,
वो खुद पूरा हो जाता है लेकिन फैसले जो हैं उसको नहीं मिलते। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, हम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुखालिफ नहीं, लेकिन हमारे पास एक मालूमात आई वो हमने आगे बढ़ा दी। अब ये वजाहत देनी थी सरीना ईसा साहिबा ने कि पैसे कहाँ से आए, नहीं दी गई। सिर्फ ये कह दिया देना काफ़ी नहीं कि मेरा ताल्लुक जो है वो अमीर ख़ानदान से है। तो सर ये कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि मैं अमीर ख़ानदान से हूँ इसलिए मुझसे ना पूछा जाए कि पैसे कहाँ से आए? और FBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया, वो ये भी कहते हैं कि मिसेस सरीना ईसा ने अपने ज़राए आमदन बताने में वो नाकाम रहे। आपने जो वेल्थ थी उसे डिक्लेयर नहीं किया, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ। फिर उसके ज़राए कौन से थे? सर हमने तो हमेशा से ही देखा, सियासतदानों की बात आती है, नवाज शरीफ से तो यही पूछा गया ना कि ये ज़राए कौन से बताया जाए। शहबाज शरीफ से क्यों पूछा जा रहा है? कि यही तो पूछा जा रहा है कि पैसे बच्चों, वो कहते हैं बच्चों से पूछें, बच्चे कहते हैं कि बच्चे भागे हुए हैं। और शहबाज शरीफ इन पावर CM रहे जब ये पैसों की बात की जा रही है। सर फिर तो निज़ाम ही पूरा ऊपर का नीचे होकर रह गया, और कल को बतौर इसे एक प्रेसिडेंट यूज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो हमारा सेटअप है, जो पॉलिटिकल टियर है, इसके अंदर लोग कह सकते हैं कि भाई हमसे मत पूछो, जब जज से नहीं पूछ सकते हमसे ना पूछो। गो के आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, नेवी जो क्लब है उसके खिलाफ फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो सर ये तो तफरीक होगी, ये तो हमने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। देखिए, पहला जो इसमें पॉइंट था वो तो ये था कि जजेस ने अपने आप को एग्जाम कर लिया कि जी हमसे नहीं पूछ सकते आप, और हम ठीक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इसमें जो है, जो आपने ये अभी कहा कि जी बच्चों से भी नहीं हमारे आप पूछ सकते। अब इस जजमेंट में अगर ये बात अपहेल्ड हो जाती है कि जी आप एक जज के फैमिली से, चाहे वो कितने ही अमीर हो, चाहे प्रॉपर्टीज उनकी हो, डिक्लेयर की हो नहीं की हो, जो भी उन्होंने किया हो, आप उनसे पूछ नहीं सकते। तो ये तो एक सारी की सारी जो आपके पिलर्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, और जो चोरों को पकड़ रहे हैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से जो केस चल रहे हैं, जो GITs बन रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, उस सारे के सारे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, और गिर सकते हैं। इसलिए कि जैसा आप कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट जो बेनिफिशियरीज हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनसे नहीं पूछ सकते आप, तो फिर तो आप मुझे ये बताएं कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई बाहर बैठा है रेडी वाला है चकुड़ी, उससे आप कैसे पूछेंगे कि भाई आपका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, जिसके खिलाफ आप केस बना रहे हैं उससे उसका डायरेक्ट ताल्लुक तो कोई नहीं है। इनके साथ तो, बच्चों के साथ तो ताल्लुक है, एक उनके डिपेंडेंट्स हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके कोई इनकम के जराए नहीं है, या बताए नहीं उन्होंने इनकम के जराए। बेहतरीन ये होता है इस जजमेंट में कि वो कहते हैं कि जी ये तरीका आपका गलत था, आप इस तरीके से पूछें, और उस तरीके से वो फिर बताते कि जी हाँ जो आप पूछ रहे हैं हमारे ये प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, और इसको हम इस तरह जस्टिफाई करते हैं। तो एक समझ में आती लोगों को, जी ठीक है आपने एक टेक्निकल अगर तरीका गलत इख्तियार किया था या इस्तेमाल किया था तो वो ठीक नहीं था, आप सही तरीका ये है, सही तरीका भी बताया जाए ना। फिर अगर आप उसको वहीं स्टॉप कर देंगे कि जी बच्चों से और बीवी से कोई नहीं पूछा जा सकता, खत्म, स्टॉप, तो फिर ये सारा का सारा निज़ाम ही आपका बैठ गया। फिर आप इस निज़ाम को आगे कैसे चलाएंगे? और ये मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब ने तो अपनी एज ए वकील ओपिनियन दी है, एज ए लॉ मिनिस्टर पाकिस्तानी उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं, यही ओपिनियन उन्होंने कहा एक आम शहरी के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होता, बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, और इस फैसले के बाद कह रहे थे कि भाई ये वो जरा लॉ मिनिस्टर के तौर पे भी यही जवाब देना पड़ेगा, और यही जवाब वो देंगे। और ये अब मसला ये है कि ये अब आगे मसला ये, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, इसको अब कैसे उठाया जाएगा, कहाँ उठाया जाएगा, कौन उठाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था इसकी जो डिटेल जजमेंट की खबरें छपी हैं, उसमें लिखा था कि 6 जजेस ने जो जजमेंट दिया था उनका तो डिटेल जजमेंट आ गया ये, और 4 जजेस जिन्होंने शायद माइनॉरिटी जजमेंट था उनका, यानी डिफरेंस था ओपिनियन का, उसमें जिन्होंने एग्री नहीं किया उनका डिटेल जजमेंट अभी नहीं आया।
तो उनका डिटेल जजमेंट का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जी वो जजेस क्या समझ रहे हैं और क्या कह रहे हैं और उनके आर्गुमेंट्स क्या है इसके खिलाफ। जो जजमेंट गया है इस पे एग्री नहीं किया उन्होंने, तो क्यों नहीं किया। तो वो उसके बाद फिर एक सबको बैठ के और सब देखना पड़ेगा कि जी अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसमें स्टेट के पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि ये जितने बड़े बड़े जो जो हम कह रहे हैं ये टीटी वाले और ये वो ओमनी ग्रुप और फलाने ग्रुप और ये सब तो दूसरे तीसरों के नाम पे काम है और कोई किसी के नाम से है नहीं। तो इन सबको फिर आप छोड़ दें और बस क्या करें, जाने ने ख़त्म करें फिर ये सारा जो होता है जजमेंट और जस्टिस जो है इंसाफ को आप भूल जाए। तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये अभी एक बहुत बड़ा मसला शुरू हुआ है और जी। अब ये आगे चलेगा। अच्छा सर, ये जो उन्होंने दूसरा नुक्ता उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो ये कहते हैं कि आला अदलिया के जजेस की तरह दीगर सरकारी अफसरान भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। क्या अब डिस्ट्रिक्ट जजेस और इंतजामी अफसरान भी अहले खाना के मामला से आज़ाद होंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी क्यों अपने अहले खाना के एहसास ज़ाहिर करूं? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यानी प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने हवाला दिया, वज़रा का हवाला दिया कि फिर उनसे भी किस तरह पूछा जा सकता है। सर बात तो बिल्कुल ठीक है, अब ये डेफिनेटली एक तफरीक हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। सर आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कही है। वो ये कहते हैं कि ये जो हमारा गिरता हुआ जो अदालती निज़ाम है, यही वजह तो नहीं है कि दुनिया देखती है और जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर रैंकिंग होती है जुडिशरी की, एक तो पेंडेंसी इंसाफ कितना मिल रहा है और जो पॉपुलेशन वर्सेस जजेस यानी आबादी के लिए 1 लाख की आबादी के लिए कितने जज मौजूद हैं और हाई रेट्स कैसे हैं इंसाफ मिलने के। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। तो सर इस तरह के फैसले आएंगे और जिसकी नज़ीर आपको नहीं मिलती, प्रेसिडेंट आपने सेट ऐसा कर दिया, तो फिर सर हमारा मेयार तो नीचे ही जाएगा। देखिए ये तो बात ऑब्वियस है ना कि अगर आपने डबल स्टैंडर्ड रखने हैं और डबल रखने हैं, जजेस के लिए अलग रखने हैं, उनकी फैमिलीज के लिए अलग रखने हैं, तो बाकी जो नीचे जो जुडिशरी है वो भी तो जजेस ही हैं, उनमें से ही जजेस बनते हैं या बनाए जाते हैं, वकीलों में से बनाए जाते हैं। एक तो सवाल ये है कि जी आप जजेस को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है आपका वही बिल्कुल फ्लॉड है, बिल्कुल एक मुझे तो कहना चाहिए ये अपनी मर्जी के जजेस जिसको चाहता है वो बना देता है। कोई ये नहीं देखता कि कोई मेरिट है या नहीं है, या कोई इसमें ऑनेस्टी है या नहीं है, या उन्होंने किस तरीके से जजेस बना। पहले जो जजेस बने हैं वो सब हमारे सामने है, उन्होंने क्या क्या किया। बाद में जजेस बनने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी वो उसका फायदा उठाते रहे। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है ये आपका हिल रहा है। और मैं एक बात और मेरे दिमाग में आई कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया जल्दी, तो फिर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जैसा स्टेज आया था जनरल मुशर्रफ के जमाने में और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जमाने में। फिर लोगों की बर्दाश्त और लोगों का समझ जो थी और वो जवाब दे गई और उन्होंने कहा कि जी इसको सबको वाइप करो, और मुशर्रफ साहब ने कर दिया सारे जजेस को। यानी जुडिशरी के साथ जो हुआ था उस वक्त आप उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर ये आपने, क्योंकि जाहिर है उसके बाद रेस्टोरेशन हुआ और फिर काफी पावर भी मिल गई जजेस को और बाकी लोगों ने साथ भी दिया उनका। लेकिन अब ये सब पावर लेने के बाद अगर आपने इस तरह के फैसले करने हैं और इस तरह बाकी लोगों को आपने सौतेला बना देना है और खुद सगा बने रहना है, तो फिर वो स्टेज दोबारा भी आ सकता है कि कोई उठ के खड़ा हो। और खड़ा कौन हो सकता है? ये नहीं, खड़ा तो वही होगा जिसके हाथ में इम्प्लीमेंट करने की पावर होगी, जिसके हाथ में ताकत होगी। वो कोई गवर्नमेंट वाले नहीं कर सकते, वो कोई प्रेस वाले नहीं कर सकते, वो कोई वकील नहीं कर सकते, वो कोई बिजनेसमैन नहीं। वो जिनके पास डंडा होता है वही डंडा चला देता है। आप ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि जी वो फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू करें अगर आप सही नहीं करेंगे इसको तो। और ये यानी जज खरीद, वकील अच्छा नहीं अब करना, लोगों ने जज खरीदना निजाम। तो सर ये हमारे माशरे की इस्लाह है। ये बात कोर्ट होती है, हर जगह ये मिसाल दी जाती है कि जी नवाज शरीफ साहब और ये लोग कहते हैं जी छोड़ो जी जज
कर लो। मतलब है ये जजेस के लिए एक बहुत ही यानी परेशानी की भी बात और बल्कि शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि जी इस तरह की बातें जो है आम है, हर एक ये बात कर रहा है और हर एक ये बात समझता है कि जज कर लो का क्या मतलब है। तो ये अब यानी आप इसका मतलब है आप जितनी लड़कियां हैं, जितनी औरतें खवातीन हैं, वो जाएं और जाके जज से शादी कर लें, जितनी भले चोरी की है दुनिया भर में उन्होंने, वो माफ हो गई। यानी ये सही है, यही सही है, इसका ये बिल्कुल इसका सही है तो सर। इसका नतीजा तो यही निकलेगा ना जी कि आपने दुनिया भर की चोरी लूट मार करी और जाके एक जज से शादी कर ली और चले जी अब आपको कोई नहीं पूछ सकता, खत्म। तो ये इस तरह तो नहीं चल सकता, ये इस तरह नहीं चल सकता मसला। अच्छा, मैं आगे जा रहा था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, लेकिन मेरे सर एक ज़हन में ये सवाल आया, एक बड़ा करैक्टर हुआ है अयान अली का पाकिस्तान में, तो बड़ी सर मनी लॉन्ड्रिंग और जी, चोरी और पता नहीं क्या क्या, और ये आजकल वो हरीम शाह का भी सर एक करैक्टर हमने देखा है कि वो किस तरह टीवी पे तो सर ये तो फिर जाके कुछ भी कर लें, किसी जज से शादी करने तो कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई क्या करते रहे हो, क्या नहीं हुआ। तो देखें अयान अली ने तो एक फायदा उठाया ना, उनका तो ये था कि वो पकड़ी गई रंगे हाथों, मगर चूंकि पीछे बड़े बड़े लोग बैठे थे और एक मजबूत इदारा उस वक्त उसके पास इतनी कहना चाहिए कि हिम्मत थी और ताकत थी कि उसने उनको बचा लिया। लेकिन अब जो इतनी आगे वाली आने वाली अयान अली है और जो और मजीद प्रोसेस में है, उनके लिए तो ये एक मैजिक नुस्खा नजर आ गया कि जी जो करना है कर लो और एक जज से शादी कर लो और बस फिर ठीक हो गया सारा काम। तो ये और कोई नहीं पूछेगा। माफ कीजिएगा सर, ये इस तरह नहीं होता और इस तरह हो नहीं सकता। तो नहीं तो सर ये तो फिर जो सियासी फैमिलीज हैं वो भी कर सकते हैं कि जजों से उनके बच्चे बच्चियों की शादियां करवा दो, तो सियासतदान से भी कोई नहीं पूछेगा। देखिए यही होता था ना, पहले जो लोग थे वो जर्नैलों के साथ और उनकी फैमिलीज में शादी करते थे। जितने बड़े बड़े फैमिलीज वाले हैं, जो बड़े बड़े नाम है, मीडिया के नाम है, अभी हाल ही में एक जंग ग्रुप की शादी हुई है अपने अख्तर अब्दुल रहमान साहब और उनकी फैमिली से। तो उनका मतलब क्या होता था, ये फैमिलीज का सिस्टम जो है हमारे यहाँ, ये जो बरादरीज और चौधरीज और ये सारों का जो फैमिली का सिस्टम है, इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हर फैमिली वाले अपना एक इम्पोर्टेंट इदारे में अपना एक रिश्ता बना के रखते हैं। तो ठीक है, मतलब है कि अब सबको एक एक करके अगर आपने एग्जाम कर देना है तो ये फिर आपका जुडिशियल सिस्टम उधर ही चला जाएगा जैसे मुशर्रफ के ज़माने में था, और फिर कोई डंडा उठाएगा कहेगा ये इन सब जजों को फारिग करो, फिर वो दोबारा उस तरह का मूवमेंट कोई नहीं चलेगा जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने चला दिया था। जनाब बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे सर ऑप्शंस क्या हैं? मैं ये चाह रहा था काफ़ी दिनों से आपसे इस पे बात भी करना, और सवालात भी काफ़ी सारे थे। नून लीग के पास सर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? जिंदा इसी तरह रहना है, वेंटिलेटर पे पूरी सियासत इनकी नज़र आ रही है, क्या ऑप्शंस हैं? इलेक्शन अगला ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर विल बी द इलेक्शन ईयर, बल्कि अभी से तैयारी शुरू होगी, लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के पास सर क्या ऑप्शंस है और नून लीग के पास क्या ऑप्शंस हैं, और इमरान खान साहब के पास सर अब क्या ऑप्शंस हैं? देखिए ब्रीफली इस पे बात कर लेते हैं, वैसे डिटेल में बहुत बात हो सकती है लेकिन मुख्तसर बात कर लेते हैं। अब नून लीग के ऑप्शंस आपने कहा, नून लीग ने देखिए 10 किस्म के ऑप्शंस तो वो ट्राई कर चुके हैं जब से ये नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, फिर इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब आए। उन्होंने मार्च भी कर लिए, उन्होंने वोट को इज्जत भी दिला दी, उन्होंने जीटी रोड पे भी मार्च कर लिया, फिर वो बाहर भी चले गए, वापस भी आ गए, सब कुछ कर लिया। मरियम को 1 दफ़ा लॉन्च किया, 2 दफ़ा लॉन्च किया, 50 दफ़ा लॉन्च किया, फिर उनको माइयों बिठा दिया, फिर उनको निकाल के ले आए। तो बात ये सर कि उन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया। पीपल्स पार्टी से भी जाके माफिया मांग ली, जाके बेनजीर भुट्टो के मज़ार पे उनसे भी माफिया मांग ली। उन्होंने फिर गाली गलौज देना शुरू कर दिया, फिर इन्होंने भी गाली गलौज देना शुरू किया, और कभी इनसी मुलाकात हुई नहीं, ना हो सकती है, ना ये साथ चल सकते हैं। तो इन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये लोगों को यानी एंगेज रखें कि भाई हम अभी हम मरे नहीं हैं, हम अभी जिंदा हैं, बस अभी हम सांस ले रहे हैं। अभी वो देखो मियाँ साहब आ रहे हैं, अभी देखे वो जा रहे हैं, अभी
शहबाज साहब उधर गेट नंबर 4 जा रहे हैं, कोई अभी फलाने गेट पे जा रहा है। असल बात देखिए, बात यह है कि मैं अक्सर सोचता हूँ, क्योंकि मैं जरा मुल्क से बाहर रहता हूँ, तो माइक्रो जो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंगेज नहीं होता। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जमहूरियत का सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है, जो अफसोसनाक बात है, वो ये है कि इस जमहूरियत में कोई अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, इतना मजबूत नहीं समझता कि वो अपने पांव पे खड़ा हो। वो हर एक उन लोगों से जाके अपना रास्ता जोड़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और कभी उनको मुलाकात हो जाती है तो वो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, मुलाकात नहीं होती तो वो दूसरे लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, और सब कहते हैं कि जी वो किधर देख रहे हैं। और ये जमहूरी कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता कि जब वो देखेंगे तो आप चलेंगे, वो देखेंगे तो आप रुक जाएंगे। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आपने देख लिया है, 10 दफा हम देख चुके हैं कभी अदालतों में, सॉरी पार्लियामेंट में, जब भी कोई क्रूशल टाइम आता है, जब भी कोई क्रूशल वोट आता है, बजट आता है, कोई आता है जिसमें मेजर चेंज हो सकती है, जिससे कि सेटअप हिल सकता है, वहां पे कोई ना कोई खलाई मखलूक आती है और अपना काम करके, फरिश्ते अपना काम करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फरिश्ते देख रहे हैं कि काम चलता रहे, आपस में आप जितनी मर्जी लड़ाई वड़ाई करनी है करते रहे, गाली गलौज करते रहे, लेकिन आप सेटअप को हिला नहीं सकते, सेटअप को चलने देना है। और जब सेटअप का टाइम आएगा तो फिर नया सेटअप आएगा, और नया सेटअप भी फिर उनको ही देख के आएगा, और उनके साथ जिसके ताल्लुक अच्छे होंगे उससे आएगा, और बाकी इसी तरह चलेगा। आप जो भी मर्जी कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, या बिलावल साहब अपना मार्च कर लें, तकरीरें कर लें, उनको मौका दिया गया कि जी आप खेलते रहें बच्चे, लेकिन ये कि आप गड़बड़ नहीं कर सकते, आप इसको हिला गिरा नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में आप ऑप्शन अगर पूछें तो मेरे ख्याल है किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जो चल रहा है वो चले। आप बेहतर है कि अपनी तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। इतनी महंगाई है, चले नवाज शरीफ साहब $1-2 बिलियन भेज देते कि जी मेरी तरफ से ये महंगाई का कुछ थोड़ा सा इसका हिसाब किताब कर लें, आप लोगों को दे दें। कोई कुछ करने को तैयार नहीं है किसी के लिए, मगर शोर वोर मचाना है और चलेगा, और ये कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन आएगा जब टाइम पे तो होगा इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूज बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूज ये आज का हमारा शो था। थैंक यू। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने